नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सितंबर में डेट आ चुकी है यूजीसी नेट की। हर स्टूडेंट इसमें तैयारी के लिए लगा हुआ है। हर एक का सपना है कि वो जेआरएफ क्रैक करे। इस चीज़ के लिए मैं लेकर आया हूँ बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में क्या है कि बहुत ही रैपिड और फास्ट रिवीजन उन कॉन्सेप्ट्स का कराया जाएगा जो कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कई बार पूछे जा चुके हैं मल्टीपल चॉइस में, कई बार पूछे जा चुके हैं मैचिंग द वर्ड में। तो आज इस सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं शेयर करूंगा आपके साथ जो रिसर्च में और स्टैटिस्टिक्स में फास्ट और कंप्लीट रिवीजन आपका करा देगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन भेजा जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च की। सबसे पहले रिसर्च को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिसर्च क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है बिजनेस रिसर्च में। मैं आपको बता दूं कि बहुत जब मार्केट में हम किसी न्यू प्रोडक्ट को लेके आते हैं या जो मार्केट का सर्वे किया जाता है तो उस सर्वे में ये जानने की कोशिश की जाती है कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसा है, किस तरीके से हम उस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपनीज दो काम लगातार करती है। एक तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को लगातार चलाती रहती है, साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट रिसर्च प्रोसेस को लगातार चलाती रहती है। तो इससे हमें क्या होता है कि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का पता चलता है। तो आइए बात करते हैं कि हम किस तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जानते हैं और क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं रिसर्च के। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को जानते हैं। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। क्या कहा है कि ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है और कंट्रोल करता है ऑब्जर्व्ड फिनोमिना को। रिसर्च इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि रिसर्च जो होता है वो किस तरीके का मेथड होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रिसर्च इन्वॉल्व इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव और डिडक्टिव को मिलकर इंडक नाम से आया था, इंडर बोलते हैं इसको। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। अब अगली बात करेंगे हम कि रिसर्च की डेफिनेशन हमने समझ ली कि ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है, कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ रिसर्च के। देखिए सबसे पहले रिसर्च को समझने से पहले हमें वो चीजें समझनी पड़ेंगी जो रिसर्च पर असर डालती हैं। हमारी जो रिसर्च पर असर डालती हैं वो चीज होती है हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि वो वेरी करते रहें, ठीक है। वेरिएबल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है या एक फीचर है दैट वेरीज और चेंजेस विद इन अ स्टडी। इस स्टडी में ये वेरिएबल्स लगातार चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चेंज भी हो। तो कई बार वेरिएबल चेंज होते हैं, कई बार वेरिएबल चेंज नहीं होते। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो यहां मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स और इंटरवीनिंग वेरिएबल, कंट्रोलेबल वेरिएबल, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। दो कॉमर्स में 2019 में ये क्वेश्चन आया था कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल का यहाँ पर इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल की मौजूदगी होने से ये किसी भी दूसरी चीज पर असर नहीं करता और इसकी वजह से रिसर्च पर इसकी वजह से दोनों ही कंडीशंस में इंडिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि डिपेंड करता है चीजों पर और जिस पर रिसर्च डिपेंड करती है। कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंफ्यूजिंग वेरिएबल नाम से ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको कंफ्यूजिंग वेरिएबल कहते हैं। मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये कंफ्यूज की स्थिति में पाया जाता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल प्राइम वेरिएबल हमेशा होता है। यहां जो मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है ये प्राइम वेरिएबल, इस पर ध्यान देने की चीज है आपको कि प्राइम वेरिएबल का मतलब ही है कि जिस पर हम फर्स्ट हैंड, जिसको हम पहले सोच के चलेंगे, जो इंटरवीन कर सकता है, दिस इज प्राइम वेरिएबल। तो आपने यहां समझ लिया कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इन कन्फाउंडिंग यानी कि कंफ्यूजिंग वेरिएबल होता है और इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी कि जो इंटरवेन कर सकता है। अब इन सबको ही हम अगर मोर और लेस देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जिसको कहते हैं कंट्रोलेबल वेरिएबल, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। कंट्रोलेबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्चर कंट्रोल में रख सकता है, जो रिसर्च के कंट्रोल में हो सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोलेबल वेरिएबल वो होते हैं जो हम जिस पर कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है, और वो वेरिएबल हमारे रिसर्च को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वेरिएबल समझ आ गया होगा। अब हम अगली बात करेंगे रिसर्च डिजाइन की। ये क्वेश्चन भी रिसर्च डिजाइन कई बार पूछा जाता है कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। रिसर्च डिजाइन इज द सेट ऑफ मेथड्स, ध्यान रखिएगा, डिजाइन इज अ सेट ऑफ मेथड्स और प्रोसीजर्स यूज इन कलेक्टिंग एनालाइजिंग वेरिएबल स्पेसिफाइड प्रॉब्लम रिसर्च। क्या मतलब है? डिजाइन का मतलब होता है कि सपोज करिए हम जो रिसर्च करने वाले हैं उसका डिजाइन किस तरीके से होगा, क्या मेथड अपनाएंगे, क्या प्रोसीजर्स अपनाएंगे, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें जो आती हैं वो रिसर्च डिजाइन में आती हैं। अब सैंपल की बात करते हैं, रिसर्च सैंपल, रिसर्च टर्म में जो सैंपल होता है, सैंपल का मतलब होता है पर हेड, सैंपल का मतलब होता है पर हेड, पर हेड का मतलब होता है कि हम जितना हमारा, हमने जिन चीजों पे सर्वे किया है, सपोज करिए कि हमने एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब है गणना, हमने उसमें से 100 लोगों पे सर्च करा तो हमारा जो सैंपल हो गया वो 100 हो गया। यहां पर लिखा हुआ है रिसर्च टर्म अ सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, जो कि हम पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए लेते हैं। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए 5 टाइप की सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होती है। रैंडम सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, नॉन रैंडम या सिस्टमैटिक कहते हैं जिसको, सिस्टमैटिक नॉन रैंडम एक ही चीज है। रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक या नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये 5 प्रकार हैं सैम्पलिंग के। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है रैंडमली, ठीक है, हमने क्या करा, 4 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, ठीक है, को रैंडमली चूज कर लिया, ठीक है, एक पैरामीटर लेकर। और नॉन रैंडम या सिस्टमैटिक होता है हम सीक्वेंस से चले, ठीक। कन्वीनियंस का मतलब होता है अपनी सुविधा के हिसाब से हमने चीज ले ली। क्लस्टर का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन को हम सब डिवाइड करते हैं वो क्लस्टर एंड स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, तो उस क्लस्टर को और उस स्ट्रेटा को डिपेंड करता है ये होमोजीनस है या हेट्रोजीनस क्लस्टर या स्ट्रेटा है, उसको हम चूज करते हैं। तो ये सैम्पलिंग जो टेक्निक कहलाती है हमारी क्लस्टर या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि 5 टाइप की सैम्पलिंग और स्ट्रेटजीज होती हैं। जो पहली सैम्पलिंग है रैंडम सैम्पलिंग है, दूसरी सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, तीसरी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, चौथी क्लस्टर सैम्पलिंग और पांचवी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। यूनिवर्स का मतलब होता है यूनिवर्स इज अ पॉपुलेशन टू बी स्टडीड और मेजर्ड, जो इस पॉपुलेशन को हम, जहां की पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, मैंने कहा जिस पॉपुलेशन को और जहां की पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, नोन एज यूनिवर्स, वो यूनिवर्स कहलाती है। कलेक्शन ऑफ डेटा, हमेशा ध्यान रखिए कि डेटा कलेक्शन 2 तरीके का होता है, प्राइमरी कलेक्शन एंड सेकेंडरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन डेटा हमेशा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, सेकेंडरी कलेक्शन डेटा हमेशा जो हम मैगजीन से लेते हैं, जो हम इंटरनेट से लेते हैं, जो हम बुक से लेते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर, विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, हम लोगों से मिलते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा में आ जाता है। जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उस डेटा को हम जब यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अच्छा, ध्यान रखने की यहाँ पर चीज है कि जो डेटा हमारा कलेक्ट होता है वो क्वेश्चनर की फॉर्म में कलेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चनर हमारा 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि आपने सीक्वेंस में अगर पूछी चीजों को तो स्ट्रक्चर्ड होगा, अगर सीक्वेंस ब्रेक करके पूछिए तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। क्वेश्चनर ओपन एंडेड हो सकता है और क्लोज एंडेड हो सकता है। ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि आपने लोगों को अपनी बात कहने का पूरी तरीके से मौका दिया है। जैसे आपने कहा कि आपका नाम क्या है और नीचे आपने लाइनें खींच दी, तो वो लाइनें खींचने का मतलब है कि वो अपना बारे में बता सकता है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि हमने उसमें डेटा को जो उससे मांगा है वो कन्फाइंड कर दिया कि आपका नाम क्या है। नाम पूछने के बाद हमने 4 ऑप्शन दे दिए उसको कि आपका नाम सुमित है, अमित है, रमेश है, सोहन है, तो उन चारों में से अगर वो टिक करता है तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनर कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं कि डेटा कलेक्शन हम क्वेश्चनर के थ्रू करेंगे और क्वेश्चनर 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। जब हम सेम टाइप के क्वेश्चंस का सेट एक तरफ ले लेते हैं, जब हम सेम टाइप के क्वेश्चंस का सेट एक तरफ ले लेते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर कहलाता है, ठीक है। और जब हम उस क्वेश्चंस में जंबलिंग रहती है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर रहता है, ठीक। जब हम लोगों को पूरी बात कहने का मौका देते हैं, स्पेस में देते हैं, पैराग्राफ्स में देते हैं, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चनर कहलाता है। जब हम कन्फाइंड कर देते हैं उनके आंसर को तो वो क्लोज एंडेड कहलाता है।
अब बात करते हैं, अगला कंपोनेंट हमारा रिसर्च का है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या है कि डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है कि सपोज करिए कि रिसर्चर ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करा। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद जितना भी उसमें सही चीज होगी वो निकालना और गलत चीज को हटा देना, यानी कि सही डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और गलत डेटा को वहां से हटा देना। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, ये डेटा का एनालिसिस कहलाता है। अब हाइपोथेसिस एक कंपोनेंट पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस का जर्नल मीनिंग जो होता है वो होता है परिकल्पना। परिकल्पना, सपोज करिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, या मैं मान के चल रहा हूं चाउमीन खाने से बच्चों की सेहत पर असर होता है। ठीक है, आज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि चाउमीन खाने से बच्चों की सेहत पर असर होता है या जंक फूड खाने से बच्चों की सेहत पर असर होता है। तो ये मेरी परिकल्पना है जब तक ये सिद्ध ना हो जाए, इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है कि एक रिसर्चर की स्पेसिफिक, क्लियर और टेस्टेबल प्रपोजिशंस है। वो टेस्टेबल प्रपोजिशंस क्या है कि साहब जंक फूड खाने से बच्चों की हेल्थ को खतरा है, तो ये मेरा मानना है। अब ये प्रूव हो गई, ठीक है, या ये रिजेक्ट हो गई। तो हाइपोथेसिस की दो कंडीशंस हो सकती हैं, आपकी नल हाइपोथेसिस और दूसरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस डिनोट की जाती है H0 से और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की जाती है H1 से। जब हाइपोथेसिस मेरी बात सिद्ध हो गई कि चाउमीन खाने से या जंक फूड खाने से बच्चों की हेल्थ को खतरा है, तो ये हाइपोथेसिस प्रूफ कहलाती है। अगर मेरी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्शन में जाती है। हमेशा मान के चलिए कि जो मेन हाइपोथेसिस है उसकी जो अपोजिट में चीज होती है वो आपकी नल हाइपोथेसिस कहलाती है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाती है। मानिए कि बच्चों के चाउमीन खाने से सेहत को खतरा होता है, ये जो हमारी हाइपोथेसिस है ये मेन हाइपोथेसिस है, और इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी कि चाउमीन खाने से बच्चों की सेहत में खतरा नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूंगा कि सिंपल जो हाइपोथेसिस के टाइप होते हैं, ये हाइपोथेसिस के भी 5 टाइप होते हैं, ये पूछे जाते हैं आप। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, 17 नंबर कोड में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2009 में आया हुआ है, 2014 क्वेश्चन में आया है, दिसंबर अटेम्प्ट में आप पेपर में चेक कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस में क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस होती है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होती है, एम्पेरिकल हाइपोथेसिस होती है, लॉजिकल हाइपोथेसिस होती है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती है। सिंपल है, ये 5 प्रकार हैं हाइपोथेसिस के। अगले आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है, एम्पेरिकल क्या होती है, लॉजिकल क्या होती है, स्टैटिस्टिकल क्या होती है। आगे बात करते हैं कि सैंपल ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। सैंपल के हाइपोथेसिस में, जैसे मैंने यहाँ पर एक हाइपोथेसिस ले रखी है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यहां मैंने एक बात कही कि कोई भी इफेक्ट सोशल एंड नेटवर्किंग साइट्स का मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर नहीं होता। देयर इज इफेक्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो मेन चीज लेके चलते हैं वो हम पहली हाइपोथेसिस लेते हैं। मेन हाइपोथेसिस हमारी होती है देयर इज इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। ये जो अगर मेरा मानना है कि सपोज करिए इफेक्ट नहीं होता, तो मेरी पहली हाइपोथेसिस यही बनेगी। अगर मेरा मानना है कि इफेक्ट होता है तो मेरी पहली हाइपोथेसिस ये बनेगी, यानी कि पहली हाइपोथेसिस मेन हाइपोथेसिस होती है आपकी। तो इसकी ऑल्टरनेट क्या हो जाएगी, अगर मैं मान के चल रहा हूं नहीं होता है तो ऑल्टरनेट हो जाएगी होता है, अगर मैं मान के चल रहा हूं होता है तो ऑल्टरनेट हो जाएगी नहीं होता है। तो यहीं पर मैंने दिया हुआ है कि H0 क्या है, क्योंकि मैं मान के चला हूं कि देयर इज इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इंसान की मानसिक और शारीरिक, ठीक है, स्वास्थ्य पर सोशल नेटवर्किंग साइट का असर पड़ता है। ये मैं मान के चला तो ये यहां पर चीजें आ गई। उसके बाद सपोज करिए मैं मान के नहीं चल रहा कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तो जस्ट इसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई है। अब कंपोनेंट की बात अगर हम करेंगे, कंपोनेंट जो हम कैसे ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसे कहते हैं, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग 4 तरीके से करते हैं। नोट कर लीजिए आप, एसपीएसएस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका एसपीएसएस बेस्ड आ चुका है एक बार कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के तरीके बताइए। तो 4 बेसिक तरीके हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, कि सबसे पहला स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के आप हाइपोथेसिस चेक करते हैं, जिसको डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल क्या हो सकते हैं, आपका मीन लगाया, मीडियन लगाया, मोड लगाया, कोरिलेशन लगाया, रिग्रेशन लगाया, ठीक है, आपने फैक्टोरियल एनालिसिस करा, ये सारी चीजें जितनी भी होती है स्टैटिस्टिकल टूल में होती है। रिपीट कर रहा हूं, मीन लगाया, मीडियन लगाया, मोड लगाया,
ठीक है, आपने जो है कोरिलेशन लगाया, रिग्रेशन लगाया, स्क्यूनेस निकाली, तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिकल टूल में होती है। अब जब यही स्टैटिस्टिकल टूल्स को हम सॉफ्टवेयर फॉर्म में कर लेते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर फॉर्म में कर लेते हैं, द सॉफ्टवेयर वेल रिनाउंड सॉफ्टवेयर जो आईबीएम का है, आईवीएम का है वो है एसपीएसएस। एसपीएसएस एक स्टैटिस्टिकल टूल का सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका एडवांस है अमोस, इसका एडवांस है अमोस, और जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है आर। ठीक है, लेटेस्ट है आपका आर। तो ये एक सीक्वेंस में ही मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं, फिर एसपीएसएस टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसके एमओएस पे जाते हैं, एमओएस पे जाने के बाद हम उसका आर से टेस्ट करते हैं। इंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने डबल स्टार दे रखे हैं, ये 2 बार पूछा जा चुका है मैनेजमेंट कॉमर्स में कि इंडर क्या चीज होती है। हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिसर्च 2 तरीके की होती है, इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च को शॉर्ट फॉर्म में इंडर बोला जाता है। जैसे प्यार से मम्मी पापा आपको चिंटू, डब्लू, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, तो इसको प्यार से बोलते हैं इंडर। इंडर का मतलब होता है, आईएन का मतलब इंडक्टिव, डीई का मतलब डिडक्टिव, और आर का मतलब रिसर्च, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इंडक्टिव रिसर्च मेथड आर यूज्ड टू एनालाइज एंड ऑब्जर्व इवेंट। जब हम किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं। डिडक्टिव मेथड्स आर यूज्ड टू वेरीफाई द ऑब्जेक्ट। जब हम उसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि उसको एनालिसिस करने के लिए हम इंडक्टिव मेथड यूज करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए जो यूज करेंगे वो डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, सिंपल सा है, सिंपल लाइन में फटाफट आपको याद हो जाएगा कि जब हम किसी भी चीज को, एक इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और एनालाइज करते हैं, तो ये इंडक्टिव होता है। लेकिन जब हम उस ऑब्जर्वेशन को और एनालिसिस को वेरीफाई करते हैं तो ये डिडक्टिव मेथड यूज होता है। यहां पे लिखा हुआ है नीचे, इंडक्टिव अप्रोच आर एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव रिसर्च। हमेशा ध्यान रखिए, जो इंडक्टिव अप्रोच होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करती है, और जो डिडक्टिव रिसर्च होती है, जो डिडक्टिव अप्रोच होती है, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करती है। ध्यान देने की चीज है, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जो इंडक्टिव अप्रोच होती है वो क्वालिटेटिव, यहां से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं इसको, मैंने 2 स्टार भी बना रखे हैं ऊपर। इंडक्टिव अप्रोच जो है क्वालिटेटिव रिसर्च को, रिसर्च 2 टाइप की होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, जिसमें हम एक प्राइमरी डेटा के बेस पर बात करते हैं, जिसमें हम सेकेंडरी डेटा की बेस पर बात करते हैं, जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डिडक्टिव हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है। मैंने अभी आपको हाइपोथेसिस बता दिया कि हाइपोथेसिस का प्लेन मतलब होता है परिकल्पना, मेरी सोच। मेरी सोच ये है कि जंक फूड खाने से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है। गलत भी हो सकती है सोच, सही भी हो सकती है, लेकिन इस सोच को प्रूव करने के लिए, रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, इस सोच को प्रूव करने के लिए मैं जो उद्देश्य करूंगा और जो दिशा अपनाऊंगा, वो उद्देश्य और दिशा मेरे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी कहलाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा मानना है बच्चों के जंक फूड खाने से स्वास्थ्य को खतरा होता है, ये मेरी मानना है, मेरी सोच है, ये सही भी है या गलत भी है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मेरा जो उद्देश्य होगा, मेरा लाइन ऑफ एक्शन होगा, मेरा मोडस ऑफ ऑपरेंडाई होगा, दैट वुड बिकम माय ऑब्जेक्टिव्स, वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिया था कि सोशल नेटवर्किंग साइट से मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, अब उसी बात को ऑब्जेक्टिव में मैं कैसे कहूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा कि टू एनालिसिस, ठीक है, टू एनालाइज द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग मीडिया यूसेज, फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड। यानी कि सिर्फ मैं अगर सोशल नेटवर्किंग यूज कर रहा हूं तो मेरी हेल्थ खराब हो जा रही है या मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा, मेरा उद्देश्य होगा कि सोशल नेटवर्किंग मीडिया का यूज करने से कितनी बार यूज करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी से, और कितनी बार फ्रीक्वेंसी में कितना समय स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, इससे मैं पता करूंगा कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या असर है। तो मेरा पहला उद्देश्य क्या हो गया, यूसेज को तो देखना ही देखना है, साथ में फ्रीक्वेंसी को भी देखना है, और टाइम अमाउंट स्पेंड को भी देखना है कि कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। सपोज करिए एक बंदा 10 मिनट में काम करके हट जा रहा है सोशल मीडिया से, ठीक है, और दिन में 2 बार ऐसा कर रहा है, तो मैं देखूंगा कि इसको ज्यादा खतरा है या एक बंदा जो आधी आधी रात में बैठकर फेसबुक पर चैटिंग कर रहा है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, उस
पूरी रात की आपका है, टाइम स्पेंड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन रात में कर रहा है, दिन में नहीं कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसके टाइम स्पेंड को पता करूंगा कि हेल्थ पर क्या है। तो पहला उद्देश्य आपको समझ आ गया। दूसरा, इसी उद्देश्य, हमेशा ध्यान रखिए रिसर्च में आप जब भी पीएचडी करेंगे, कम से कम ऑब्जेक्टिव अपने रखिए। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव या ज्यादा से ज्यादा हाइपोथेसिस आप रखेंगे, उतना ही आपको प्रूव करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, और वहीं पर आपको दिक्कतें आएंगी। अब अगला क्या है इसमें हमारा, हो सकता है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने लिया कि इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टू एक्सेस यूसेज ऑफ, अगर एक्सेस यूज है तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट मेरी आंखों पे हो रहा है, उसका इफेक्ट मेरी नींद पे हो रहा है, उसका इफेक्ट मेरी ओबेसिटी पर हो रहा है, उसका इफेक्ट मेरी खाने की हैबिट पे हो रहा है, उसका इफेक्ट डिप्रेशन में हो रहा है। तो ये अगला ऑब्जेक्टिव हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हाइपोथेसिस हमेशा आपकी परिकल्पना है, वो परिकल्पना आपकी सही भी हो सकती है, वो परिकल्पना आपकी गलत भी हो सकती है, लेकिन आपका जो उद्देश्य है उस परिकल्पना को सही सिद्ध करने के लिए जो चीज होती है, जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होती है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। अब अगली बात करते हैं हम कि फैक्टर्स। कई बार ये पूछा जाता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसी सराउंडिंग्स, ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो आपको असर डालें, ठीक है। सपोज करिए कि पढ़ाई के लिए फैक्टर, अच्छी कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई के लिए फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है शोर नहीं होना चाहिए, दूसरा फैक्टर क्या है, लाइट की सही व्यवस्था होना चाहिए, चौथा तीसरा फैक्टर क्या है, मेज कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए, आप बिस्तर पे लेट के नहीं पढ़ सकते, बिस्तर पे लेट के पढ़ रहे हैं तो वो फैक्टर हो जाएगा आपका कि वो असर डालता है, ठीक है। आपका पोस्चर किस तरीके से, आप पानी कितनी कितनी देर में बैठ पी रहे हैं, ठीक है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो अच्छी कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई को करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मान के चलिए कि अगर कोई भी रिसर्च हम करते हैं मार्केट में, तो उसके फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं कि वो रिसर्च का रिजल्ट आने में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो फैक्टर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, वो फैक्टर आपके कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं, वो फैक्टर आपके अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम है यूजीसी नेट का, और साथ ही साथ पता चल रहा है कि 2 दिन से बराबर के मकान में कहीं डांस पार्टी चल रही है। अब वो क्या हुआ कि कई बार ये डांस पार्टी आपकी कंट्रोलेबल फैक्टर भी हो सकती है, कई बार एक जुलूस जा रहा है, ठीक है, वो जुलूस आपका अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि 2 तरीके से फैक्टर की एनालिसिस करते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है और कौन सा कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल है। इसके बाद अगली बात करेंगे हम रिसर्च डिजाइन को, फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जो रिसर्च डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखें अवेलेबिलिटी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च डिजाइन को अफेक्ट करेगा आपका कि अवेलेबिलिटी क्या है, किस तरीके से है वो अवेलेबिलिटी हो गई। सफिशिएंट डेटा, ये डेटा आपको आपको बताएगा कि डेटा किस तरीके से हमें करना है, डेटा कम है, डेटा ज्यादा है, टाइम कितना था आपको, कौन सा समय आपने चूज करा, प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ डेटा सोर्सेस था या नहीं था, एबिलिटी ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी की वजह से आपने जो है रिसर्च डिजाइन आपका गलत हो गया हो, मैन पावर आपकी फैक्टर हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आपका फैक्टर हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट आपको ना मिला हो, ये एक फैक्टर हो सकता है। तो ये वो सारे कंस्टेंट हैं जो एक रिजल्ट के आउटकम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली चीज है हमारा जो है लिमिटेशंस। ये बहुत पूछा जाता है कि लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस में क्या अंतर है। लिमिटेशंस हमारी वो चीजें होती हैं जो बैरियर्स होते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। मैंने कहा लिमिटेशंस बैरियर्स होते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। सपोज करिए कि आपने गार्नियर शैम्पू पे रिसर्च करी कि गार्नियर शैम्पू कंज्यूमर बिहेवियर गार्नियर के लिए कैसा है, लेकिन आपने क्या करा कि अपने सिर्फ और सिर्फ गार्नियर की रिसर्च जो करी है अपने 100 किलोमीटर के दायरे में करी है। तो 100 किलोमीटर के दायरे में गार्नियर पर रिसर्च कर कर आप गार्नियर के ऊपर ये नहीं कह सकते हैं कि गार्नियर अच्छा है या बुरा है, जब तक कि आपका सैंपल साइज बड़ा ना हो, ठीक है। तो ये आपका एरिया एक लिमिटेशंस हो गई। टाइम क्या हो गया कि टाइम आपका लिमिटेशंस हो सकता है कि सपोज करिए कि आपने 3 महीने आपके ऊपर प्रेशर था थीसिस जमा करने का या डिसर्टेशन जमा करने का या रिसर्च पेपर, तो टाइम एक कांस्टेंट हो सकता है, एक लिमिटेशंस हो सकती है जो रिजल्ट्स को वेरी कर सकता है, ठीक है। आपके जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि बरेली रीजन, तो बरेली रीजन का क्या मतलब है कि बरेली में कन्फाइंड है, तो कन्फाइंड है तो हम ये कह सकते हैं मेरी लिमिटेशंस है। हमेशा ध्यान रखिए रिसर्च के पर्पज से अपनी लिमिटेशंस को मान के पढ़ के और बना के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिमिटेशंस बना के नहीं चलेंगे, लिमिटेशंस की स्टडी नहीं करेंगे, तो आपका सैंपल, आपका रिसर्च, आपका जो रिजल्ट्स है वो थोड़ा सा वाइज्ड हो सकता है।
क्लियर है? लिमिटेशंस का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे हमारे आगे क्या क्या बैरियर्स थे इसको बताने में। अब इन्हीं लिमिटेशंस को जब कोई बंदा लेकर, मैंने कहा इन्हीं लिमिटेशंस को जब कोई बंदा लेकर दोबारा रिसर्च करता है तो वो इन लिमिटेशंस को करता है डीलिमिट्स। क्या कहा मैंने? इन लिमिटेशंस को जब कोई बंदा लेकर आगे काम करता है सेम एरिया में तो वो करेगा इनको डीलिमिट। डीलिमिट का मतलब होता है फर्दर स्टडी। क्वेश्चन लिमिटेशंस पे नहीं बनता, क्वेश्चन डीलिमिटेशंस पे बनता है कि डीलिमिटेशंस क्या होती है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डीलिमिटेशंस का मतलब है कि आपकी रिसर्च को लेकर, जैसे प्रबोध गौड़ ने कोई रिसर्च करी एचआर पर और उनकी लिमिटेशंस उन्होंने बता दी, तो उन लिमिटेशंस को, यानी कि गैप हो गया ना वहां, उस गैप को स्टडी करने के बाद वो बंदा फर्दर उस पर स्टडी करता है तो वो डीलिमिट करेगा उसको। फर्दर स्टडी टू डिलिमिट द प्रीवियस रिसर्च, दिस इज कॉल्ड डिलिमिटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर का क्या मतलब होता है? देखिए, लिटरेचर का मतलब होता है कि प्रीवियस डेटा। लिटरेचर क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हमें गैप पता चलता है। अब सपोज करिए कि 4 चीजें थी, आपको 4 काम दिए गए थे करने के लिए, प्रबोध गौड़ ने उसमें से 2 काम कर पाए, 2 काम नहीं कर पाए। तो 2 काम जब आगे बढ़ाएगा कोई भी बंदा तो पहले ये देखेगा कि कौन से 2 काम इसने करे, तो वो जो मेरा काम हो गया उसको स्टडी करने का तरीका हो गया लिटरेचर रिव्यू। इससे पता चलेगा कि किस लाइन और लेंथ पर मुझे आगे बढ़ना है। यहां पर मैंने दिया हुआ है कि लिटरेचर मोस्ट जनरली इज अ बॉडी कलेक्शन रिटन बुक। ठीक है, रिटन कंसीडर्ड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, उसके लेख हो गए, उसका रिसर्च पेपर हो गए, जो कि गैप को बताते हैं। उस गैप को स्टडी करने के बाद, उस गैप का ब्यौरा देने के बाद कि फला फला साइंटिस्ट ने ये कहा था लेकिन इसके बाद की रिसर्च होना जरूरी है, तो मैं अपने लिटरेचर में उसको शामिल कर लूंगा लिटरेचर रिव्यू में। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं बता दूंगा कि लिटरेचर रिव्यू कभी भी प्लेगरिज्म में नहीं आता है। लिटरेचर रिव्यू कभी भी प्लेगरिज्म में नहीं आता है। एक बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई हम टोटल रिसर्च में कितने % प्लेगरिज्म होना चाहिए। तो प्लेगरिज्म, लिटरेचर तो ऑलरेडी आप दूसरे का कहा हुआ ही अपने शब्दों में बयां कर रहे हो ना, उसका नाम भी आएगा, उसका कोई लाइन भी कोट आएगी, तो वो प्लेगरिज्म में नहीं माना जाता। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीज आज आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो प्लीज आप इसको रिवाइज करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इस लेक्चर को शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो वाकई में यूजीसी नेट की सितंबर अटेम्प्ट की पूरी मन से तैयारी कर रहे हो, जिनका सपना है कि वो जेआरएफ क्रैक करें। बाकी लेक्चर मेरे मार्केटिंग के, एचआर के, इंटरनेशनल मार्केटिंग के और इकोनॉमिक्स के और रिसर्च के काफ़ी सारे मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। कोशिश करिएगा कि समय निकाल के उन लेक्चर्स को सुनने की कोशिश करिए, नोट्स बनाइएगा। अगर कोई भी आपका सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही कुछ नया लेकर। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।